केवीएस पीआरटी 2022 में ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ जरूरी डिटेल आपको भरने हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि आपकी पासिंग ईयर क्या थी, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपका बोर्ड नाम, आपका कोर्स नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काउंसलिंग के दौरान अगर कुछ मिसमैच होता है तो आप कि जो एलिजिबिलिटी है उस पर सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। हालांकि केवीएस पीआरटी 2022 में किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है इसका डिटेल वीडियो में बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो जाए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या डाउट हो गया, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल क्लियर है। बावजूद इसके बहुत सारे आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा पूछा गया है, पास स्टेटस वाले पेज में ग्रेजुएशन या 12th के डिटेल भरें या फिर बीएड और डीएलएड का, क्योंकि बहुत सारे चैनल यहाँ ग्रेजुएशन डिटेल भरने को बता रहे हैं और आप बीएड या फिर डीएलएड का बता रहे हैं। तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बीएड और डीएलएड के डिटेल भरने को बताया था, उसी के बारे में इनके द्वारा पूछा जा रहा है। इसके अलावा पासिंग ईयर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। स्पेशली डीएलएड 2019 बैच के भर के कमेंट आ रहे हैं कि 19 बैच का पासिंग ईयर 2021 भरा जाएगा या फिर 2022 भरा जाएगा डीएलएड के संदर्भ में। और इसी पेज पर आपको सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो सब्जेक्ट में क्या भरना है, बोर्ड में पीएनपी भरें, एससीईआरटी भरें, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भरें या फिर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी भरें, एससीईआरटी भरें, क्या भरें, और साथ ही साथ कोर्स नेम में क्या भरें। इन सभी जो भी डाउट आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे इस पेज से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद से आपको इससे संबंधित किसी दूसरे वीडियो को यूट्यूब पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत तक जुड़े रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर देखिए, पास स्टेटस वाले पेज पर मैं आ चुका हूं। श्री निहाल सिंह जी का जो प्रश्न था कि यहां पर मैं डीएलएड और बीएड के डिटेल भरने के लिए बता रहा था, जैसे जो पासिंग नंबर्स है, पासिंग ईयर है और इसके मार्क्स जो हैं, इसके अलावा बोर्ड का नाम हो गया, रिजल्ट मोड जो हो गया, इसमें सब में मैंने बीएड और डीएलएड का बताया था। और बहुत सारे चैनल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का बता रहे हैं। इसी पेज पर आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। जब इस कोर्स नेम को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस खुल करके आएंगे। देखिए 4 ऑप्शन में क्या है, पहला है बीएड, दूसरा है डीएलएड के बारे में, तीसरा है स्पेशल डीएलएड के बारे में और चौथा है बीएलएड कोर्स के बारे में। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं वो जो आप शिक्षण में शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स करते हैं, चाहे बीएड की बात कर लीजिए या फिर डीएलएड की बात की जाए, उससे से जुड़े हुए हैं। तो जब आपके पास ये पाबंदी है कि इन्हीं चारों में से आप कोर्स का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप बीएड या फिर डीएलएड ही सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके अनुसार होगा। तो जब आपने कोर्स नाम बीएड और डीएलएड सेलेक्ट कर लिया तो कैसे ये संभव है कि कोर्स आप भर रहे हैं बीएड और डीएलएड और पासिंग ईयर आप इंटरमीडिएट का थोड़ी भरेंगे, क्योंकि एक ही पेज पर एक ही चीज के तो डिटेल भरेंगे आप। जब आपने बीएड या फिर डीएलएड सेलेक्ट कर लिया तो पासिंग ईयर भी तो बीएड का भरेंगे और जो यूनिवर्सिटी नेम भरेंगे आप इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन का थोड़ी भरेंगे। इसके अलावा जो मार्क्स आप भरेंगे, तो आपने जब यहां पर कोर्स सेलेक्ट किया है बीएड या डीएलएड, तो आप अपने मार्क्स इंटरमीडिएट का थोड़ी भरेंगे। तो यहां से आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए कि जो कोर्स नेम आप सेलेक्ट कर रहे हैं सभी डिटेल उसी का भरना है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स नेम में बीएड सेलेक्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट का डिटेल भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप डीएलएड कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के डिटेल भर रहे हैं। तो आपको बीएड और डीएलएड का ही डिटेल भरना है, ये कंफर्म हो जाइए, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने हो सकता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल पर इस प्रकार के वीडियो देखे होंगे और चूंकि नॉन टीचिंग पोस्ट भी आए हुए हैं जिनमें ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, तो वहां पर जो आपका कोर्स होगा वो ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, उस वीडियो में आपने देखा होगा, और इस हिसाब से वहां पर जो डिटेल भरे जा रहे होंगे उस वीडियो में वो ग्रेजुएशन के भरे जा रहे होंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन हो। यहां पर स्पष्ट तौर पर देख लीजिए कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से संबंधित यहां पर कोर्स खुल रहे होंगे। तो अगर किसी ने अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से वो वीडियो हो सकता है आपने देखा होगा, इस वजह से आपके मन में डाउट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है पासिंग ईयर को लेकर के कि पासिंग ईयर में क्या भरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है। देखिए डीएलएड 2019 बैच का जो प्रशिक्षण था वो 2021 में कंप्लीट हो चुका और इनका जो फाइनल परीक्षा था वो 2021 में भी हो चुका था और इनके 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो दिसंबर के आसपास 2021 में जारी हुआ था। तो कायदे से देखा जाए तो इनका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट 2021 में जारी हो चुका है। लेकिन आप इतना ध्यान से समझिएगा, इससे पहले जो सीटेट के लिए आवेदन करना था उसमें मैंने 2022 बताया था, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट अभ्यर्थियों के मन में अभी भी बना हुआ है। देखिए
2021 में आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो गया कायदे से, तो आपका 2021 ही पासिंग ईयर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर यही आवेदन आप दिसंबर 2021 में भर रहे होते, यही आवेदन आप दिसंबर 2021 में भर रहे होते, ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2022 चल रहा है, लेकिन मैं दिसंबर 2021 को मान करके आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये आवेदन आप दिसंबर 2021 में भर रहे होते, तो अभी आपके प्रमोट का रिजल्ट आपके पास नहीं होता, क्योंकि प्रमोट का रिजल्ट तो आपका अगले साल यानी 2022 में जनवरी में घोषित हुआ था ना, जनवरी फरवरी में। तो उस हिसाब से आपके पास अभी टोटल मार्क्स नहीं होते, यानी कि आप पास भी काउंट नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं था, क्योंकि आप कंफर्म नहीं थे कि आपके प्रमोट में आपके मार्क्स कितने होते। तो इस हिसाब से देखिए कि आपका फोर्थ सेमेस्टर भले ही 2021 में घोषित हो गया था, बावजूद इसके आपके पास टोटल मार्क्स के लिए आपको वेट करना पड़ा 2022 तक का। यानी कि जब कंफर्म आप पास हो गए थे, जब पूरे तरीके से आपके पास मार्क्स अवेलेबल थे, वो 2022 का वर्ष था, ना कि 2021 का। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न हो सकता है कि जो फोर्थ सेमेस्टर का पासिंग ईयर होता है वहीं अंतिम रूप से पासिंग ईयर माना जाता है। वो भी बात सही है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है उसी पर आपके चारों सेमेस्टर के मार्क्स डिटेल भरे रहते हैं। लेकिन यह भी तो संभव है कि जब आपका प्रमोट वाला रिजल्ट घोषित हुआ था, वो जब आपको हार्ड कॉपी मिले तो उस पर 2022 मेंशन हो, और जब वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि इस पर तो 2022 मेंशन किया गया है और आप पासिंग ईयर 2021 भर रहे हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर बोर्ड में जो कमेटी होगी उसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इससे बेहतर यह है कि आप 2022 भरिए, और अगर इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप उनको कंफर्म बता सकते हैं कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो हमारा प्रमोट हुआ था उसका जो रिजल्ट था वो 2022 में जारी हुआ था, इस वजह से मैंने 2022 पासिंग ईयर भरा है। ठीक है, और 2021 भी अगर आप भर देते हैं तो भी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर 19 बैच की मैं बात करूं तो 2021 भरिए या फिर 2022 भरिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पासिंग ईयर को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दोनों के लिए आपके पास तर्क है। अगर 2021 भी भर देते हैं तो आप बता सकते हैं कि 2021 में हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ था, और 2022 अगर आप भरते हैं तो ये भी बता सकते हैं कि मेरा प्रमोट का जो रिजल्ट था वो 2022 में जारी हुआ था, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टू सेम नंबर नहीं दिए गए हैं। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे जो 18 बैच की मैं बात करूं, स्पेशली 18 बैच की मैं बात करूं, तो वहां पर जो प्रमोट का रिजल्ट था वो एक्चुअली क्या था कि जितना परसेंटेज उनका रिटन एग्जाम में था और जितना परसेंटेज उनका प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स में था, उन सबको अलग अलग परसेंटेज निकाल करके और उसके हिसाब से उतना ही प्रतिशत दिया गया था। अब मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का परसेंटेज मान लीजिए रिटन में 60.5 था, तो इसको उन्होंने 61 कंसीडर कर लिया था, और अगर मान लीजिए किसी का 60.3 था तो इसको उन्होंने 60 कंसीडर किया था। क्यों? क्योंकि जब यहां पर पॉइंट के बाद 5 या फिर इससे ज़्यादा होता है तो एक इसको बढ़ा दिया जाता है। अब जब इसको 60 से 61 उन्होंने कंसीडर कर लिया तो 1-2 मार्क्स उनके बढ़ जा रहे थे प्रमोट वाले रिजल्ट में, और इसी प्रकार से अगर 60.3 को 60 उन्होंने कंसीडर कर लिया तो इतना तो मार्क्स कम हो गया 0.3%, और उसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम हो जा रहे थे प्रमोट वाले रिजल्ट में। तो आप लोग देखे होंगे कि किसी का मार्क्स प्रमोट वाले रिजल्ट में या तो 1 नंबर बढ़ा होगा, 1 नंबर कम हुआ होगा, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी का 60% बिल्कुल एग्जैक्ट आया था तो जाहिर सी बात है उसमें ना तो कुछ परिवर्तन हुआ। इस वजह से जो प्रमोट वाला रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं था आपके जिस भी बेस पर रिजल्ट घोषित हुआ होगा। 2018 बैच की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, और 2019 बैच भी अपने अनुसार इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ 19 बैच की इस संदर्भ में, तो वो 2021 जारी जरूर हुआ था, लेकिन आपके पास मार्क्स नहीं थे, टोटल मार्क्स नहीं थे उस समय तक। वो आपको 2022 में जारी हुआ, 2022 में आपको टोटल मार्क्स मिले थे। तो इस हिसाब से अब अपने अनुसार से आप खुद समझ लीजिए, 2021 भी भरते हैं तो भी ठीक है, 2022 भी भरते हैं तो भी ठीक है। दोनों के मामले में आपके पास एक ठोस तर्क है कि 2021 में हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ था और 2022 में हमारे पास टोटल मार्क्स आए थे। अब अपने अनुसार जो भी भरेंगे कोई गलती नहीं है, 2021 भी भर सकते हैं, 2022 भी भर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कितना भी चर्चा करिए ये कभी खत्म होने वाला सवाल नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों भर सकते हैं, 2021 भी भर सकते हैं, 2022 भी भर सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा, दोनों ठीक है। कोई भी भविष्य में जाकर के दिक्कत नहीं होगी पासिंग ईयर को लेकर के, 2021 या फिर 2022-19 बैच की मैं बात कर रहा हूं। और इसी प्रकार से ये तो हो गया फ्रेश पास अभ्यर्थियों के संदर्भ में। अब जिनकी बैक लगी थी, 2019 बैच की बात करूं या फिर 2018-17 जो भी बैच हो, तो उनका जब बैक पेपर जिस वर्ष में क्लियर हुआ होगा वो पासिंग ईयर माना जाएगा। क्योंकि जब आपका फाइनल रिजल्ट भले ही घोषित हो गया है लेकिन आपकी बैक लगी है तो आपके पास टोटल मार्क्स नहीं है, क्योंकि जब बैक पेपर क्लियर करेंगे तभी तो आपके पास टोटल मार्क्स होगा। तो जब बैक पेपर क्लियर करेंगे तो जिस ईयर में आपने बैक पेपर को क्लियर किया वो वाला ईयर आपका पासिंग ईयर भरा जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट क्लियर हुए होंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कि किसको कौन सा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बीएड को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि 50% जिनका ग्रेजुएशन में कम है, क्या वो लोग आवेदन कर पाएंगे? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि ग्रेजुएशन में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ बीएड जिनका 1 वर्ष का था, जो 2015 और उससे पहले जो बीएड किए हुए थे उनका 1 वर्ष का बीएड कोर्स चलता था, तो क्या वो लोग आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और बीएड चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो, 1 वर्षीय बीएड हो या फिर जो भी बीएड हो, आप सभी ग्रेजुएशन में अगर 50% है और बीएड के हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का बीएड, तो ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जिनका डीएलएड कोर्स है। अब देखिए यहां पर सीनियर सेकेंडरी मेंशन किया गया, तो अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है कि यहां पर ग्रेजुएशन मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर संदर्भ की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो देखिए जो एनसीटी का गाइडलाइन ये है वो ये कहता है कि ऐसा अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो इंटरमीडिएट के बाद कई राज्यों में डीएलएड में एडमिशन मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भले ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं, लेकिन एनसीटी का कानून ये कहता है कि डीएलएड के बाद अभ्यर्थी माफ कीजिएगा सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट के बाद अभ्यर्थी डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पात्र हो जाता है। तो ये पूरे देश भर की भर्ती है, पूरे देश भर की भर्ती है, किसी पर्टिकुलर एक राज्य की भर्ती नहीं है। इस वजह से एनसीटी के कानून के अनुसार यहां पर एलिजिबिलिटी लिखी गई है। और आप देख रहे होंगे कि सीटेट जो कि केंद्रीय स्तर की परीक्षा होती है उसमें भी यही बात मेंशन की गई रहती है। तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट के बाद वाला डीएलएड भी पूरी तरीके से पात्र होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद भी किया तो भी आपको ऑप्शन नंबर 2 ही सिलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूं ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तीसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जो कि स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड किए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि विशेष रूप से अक्षम बालकों को, जो कि दिव्यांग हो सकते हैं या फिर शारीरिक रूप से इस प्रकार के कुछ हो सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। अगर आपका नॉर्मल वाला डीएलएड है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है। और चौथा ऑप्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 4 वर्ष का बीएलएड कोर्स में यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कोर्स में एडमिशन लिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी प्रकार का बीएड अभ्यर्थी है, चाहे 1 वर्ष का बीएड हो, पीजी के बाद बीएड किया है, सबको ऑप्शन नंबर 1 ही सिलेक्ट करना है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। स्पेशल डीएलएड वाले को 3 सेलेक्ट करना है और बीएलएड वाले को ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट कर लेना है। केवल 4 ही विकल्प दिए गए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम में बहुत सारे अभ्यर्थी अपने कॉलेज का नाम भर दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भर दे रहे हैं। तो क्या ये गलत होगा? देखिए गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसमें बिल्कुल सही डिटेल भरें जो कि आपसे मांगा गया है। ठीक है। चलिए देखिए यूनिवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो कि किसी से एफिलिएटेड नहीं होते, वो खुद से डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसे आप बोलते हैं, यानी जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं वो सीधे एनसीटी से अप्रूव्ड होते हैं और अपनी संस्था के आधार पर बिना किसी एफिलिएशन के आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो वो जो स्वायत्त संस्था है वो यूनिवर्सिटी वाले अपने यूनिवर्सिटी का नाम भरते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित डीएलएड या फिर बीएड किए हुए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं भरना है, आपको बोर्ड का नाम भरना है। डीएलएड वाले संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में मैं बात करूं तो डीएलएड का जो बोर्ड नेम होगा वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान से समझिएगा, इसी को हिंदी में हम लोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोल रहे होते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी का ऑप्शन दिया गया रहता है। तो वहां पर आपको एससीईआरटी नहीं दिया गया रहता है। तो एससीईआरटी अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो बोर्ड माना जाता है या फिर जो यूपी टेट में या फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए जो बोर्ड माना जाता है, जो ऑनलाइन आवेदन करते समय, वहां पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी या फिर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ही रहता है। तो आधिकारिक तौर पर आपका जो बोर्ड है वो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। उम्मीद करता हूं ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर आपने एससीईआरटी भी भर दिया तो भी गलती नहीं है, कॉलेज का नाम भर दिया तो भी गलती नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो कोशिश करिएगा यहां पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ही भरें। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न आ रहा था कि रिजल्ट मोड में क्या सिलेक्ट करना है। तो यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक परसेंटेज का और दूसरा सीजीपीए का। तो उत्तर प्रदेश के संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि आपके मार्क्स अवेलेबल थे तो आपको सीजीपीए सेलेक्ट नहीं करना है। सीजीपीए उनको सेलेक्ट करना होता है जो कि एक तरीके से जिनका ग्रेडिंग सिस्टम था। ठीक है। तो आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न आ रहा था कि परसेंटेज कैसे निकाले। देखिए परसेंटेज आपको निकालना ही नहीं है, आपको यहां पर टोटल मार्क्स को भर देना। टोटल मार्क्स अगर डीएलएड के संदर्भ में मैं बात करूं तो चारों सेमेस्टर को
मिलाकर के 3200 मार्क्स के होते हैं। 3200 मार्क्स में से अब आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं, जैसे कि मान लीजिए चारों सेमेस्टर का अपना रिजल्ट ओपन करिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा, और जो टोटल मार्क्स आएगा, मान लीजिए आपका 2800 टोटल मार्क्स आ गया, तो टोटल मार्क्स में आप 2800 भर देंगे, और जैसे ही आप 2800 भरेंगे ऑटोमेटिक यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर के ऑटो फिल हो जाएगा। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना ही नहीं है, यहां पर टोटल मार्क्स में आपका 3200 हो जाएगा, और जितना ऑब्टेन्ड था उतना केवल आप भरेंगे, तो यहां पर अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद से एक और डाउट अभ्यर्थियों के मन में आ रहा था कि सब्जेक्ट में क्या भरें। तो देखिए, सब्जेक्ट का प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में कोई खास रोल नहीं होता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाएंगे, जैसे कि अपर प्राइमरी की बात करूं तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती है, सब्जेक्ट वाइज भर्तियां होती हैं। इसी प्रकार से आप टीजीटी की बात करें तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज भर्तियां मांगी गई हैं, रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए सब्जेक्ट वाइज। इसी प्रकार से पीजीटी में भी सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होते हैं, लेकिन प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। देखिए, यहां पर अब डीएलएड की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा कई प्रैक्टिकल्स होते हैं, और आपका जो वाइवा भी होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, थर्ड में फिर 8 सब्जेक्ट, और फोर्थ में फिर 7 सब्जेक्ट। तो टोटल को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 30-32 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। तो 30-32 सब्जेक्ट, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि यहां पर आप भरेंगे? नहीं संभव है। तो बेसिकली आप, अगर आप डीएलएड हैं तो यहां पर सिंपली आप डीएलएड लिख दीजिए, अगर आप बीएड हैं तो सिंपली आप बीएड लिख दीजिए, कोई भी इश्यू नहीं होगा, क्योंकि डीएलएड और बीएड में जितने सब्जेक्ट हैं चारों सेमेस्टर को मिलाकर के, या फिर बीएड में एक वर्ष को मिलाकर के, इतना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि आप इसमें भर पाएंगे। तो चूंकि प्राइमरी स्तर की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं होता है, इस वजह से आप यहां पर डीएलएड लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे सबका जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी में किस प्रकार से आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।